स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक 10 वर्षों में मध्य प्रदेश को केवल 1,98,000 करोड़ रुपए दिए। वहीं मोदी सरकार ने केवल 9 वर्षों में मध्य प्रदेश को 8,33,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस का ध्यान तो सिर्फ घोटाले करने पर रहा। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस में दम है तो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं। उन्होंने कहा कि हमने राजनीति में जवाबदेही की परंपरा बनाई है। जहां भी हमारी सरकार है, हम जवाबदेही लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि 2023 और 2024 में भाजपा का परचम प्रधानमंत्री और प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में लहराएगा। लद्दाख के दौरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान किया है और वो चीन की प्रोपेगेंडा मशीन बन गए हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें याद है कि 1962 के युद्ध से पहले और बाद में चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाली और 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को देने वाली कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था, जो कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में लद्दाख के लोगों तक पानी, बिजली, रसोई गैस पहुंची है। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। 23 अगस्त को शाम को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैंडिंग के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा, वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कहा है कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। हिमाचल प्रदेश में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला के कृष्णानगर इलाके का दौरा किया, जहां 15 अगस्त को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6 इमारतें ढह गई थी। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने हिमाचल आपदा को गंभीरता से लिया है और हर संभव सहायता प्रदान की है।
जेपी नड्डा ने कहा, हमें पूरी ताकत से एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं चलता, जो हुआ है वो दुखद है, पर सरकार अपनी तरफ से हालातों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक कुल 662 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आपदा के बीच लोगों को एक बार फिर मौसम के कड़े तेवर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने बताया कि 22 और 23 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित युवा 20 शिखर बैठक 2023 संपन्न हो गई। युवा 20 घोषणा पत्र पर G20 देशों के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने हस्ताक्षर किए। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश और विदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वक्ताओं ने समाज के सभी घटक संगठनों को जोड़कर सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समाज समृद्धि के साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत रहता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी देश का प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, लेकिन जो घटना सामने आई है वो चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कोलकाता में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू मार्केट कोलकाता में सर्वजनित दुर्गा पूजा से पहले खूंटी पूजा की। गुजरात में इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बूदी गुनादी सादिकिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। मदुरई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADM के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने वलयनकुलम में AIADMK की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर पार्टी का झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई। अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों में आई कमी के मद्देनजर बाबा बर्फानी की यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में फायरिंग को लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब लोग खाना खा रहे थे। मुजफ्फरपुर के एसपी सिटी के मुताबिक रेस्टोरेंट में कम से कम 10 राउंड फायरिंग हुई। प्रथम दृष्टया ये लोगों को डराने के लिए की गई फायरिंग लगती है, ये किसी को निशाना बनाकर की गई फायरिंग नहीं थी। बिहार के बेगूसराय में आज तड़के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एलजेपी पशुपति पारस गुट के छात्र विंग ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अभिनेता रजनीकांत ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज से केरल में ओणम पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर रहा।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और विशेष आहरण अधिकार में बढ़ोतरी होने से 11 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 70 करोड़ 8 लाख डॉलर बढ़कर 602.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बीते सप्ताह बीएसई का समिति सूचकांक सेंसेक्स में 373.99 अंक की गिरावट हुई। सेंसेक्स सप्ताहांत पर 65,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 64,948.66 अंक पर रहा, जबकि एनएसई का निफ्टी 113.05 अंक की गिरावट के साथ 19,310.15 अंक पर रहा। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। एनसीसीएफ और नेफेड को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ साथ प्रत्येक को 1 लाख टन की खरीद करेंगे। सोमवार से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। फेड रिजर्व के ब्याज दर में एक बार फिर बढ़ोतरी करने की आशंका, अमेरिकी बैंक की रेटिंग में गिरावट और चीनी केंद्रीय बैंक की दर में अचानक कटौती से आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का कुल योगदान 2047 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। इसका खुलासा होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बेनोरी नॉलेज की विजन 2047 इंडियन होटल इंडस्ट्री रिपोर्ट में हुआ है। विजन 2047 रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का योगदान 3.33 लाख करोड़ रुपए था, जो 2027 तक 5.66 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1500 करोड़ हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा है कि अगले 2 सालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30% वैल्यू एडिशन हासिल कर लेगा। इसके अलावा 3 कंपनियां देश में मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स बनाएंगी। अगले हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 आईपीओ ओपन होंगे। इसमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड शामिल हैं। अमेरिका के माउई द्वीप के लाहिना में विनाशकारी जंगल की आग के बाद स्थानीय निवासी सरकार से पुनर्निर्माण में जल्दबाजी न करने और मानसिक मजबूती को प्राथमिकता देने की अपील कर रहे हैं। लाहिना में जंगल की आग से अब तक 114 लोगों की जान गई है। अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड में 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं वाला तूफान आया। अमेरिका में आया अब तक का ये सबसे तेज बवंडर था। तूफान से कई पेड़ उखड़ गए और घरों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेवादा के एक चर्च में पहुंचे। वो अपने परिवार संग छुट्टियां मनाने के लिए किराए के घर में रह रहे हैं।
इक्वाडोर में मतदान के दौरान राजधानी क्विटो में बारिश के कारण मतदान में बाधा आई। इक्वाडोर के लोग मतदान से एक नया राष्ट्रपति और विधायिका चुनेंगे। देश के 13 मिलियन मतदाता राष्ट्रीय असेंबली के 137 सदस्यों को भी चुनेंगे। मतदान में 2 पर्यावरण जन्म संग्रह भी किए जा रहे हैं। जन्म संग्रह राजधानी क्विटो के पास एक जंगल में खनन और अमेज़न में एक तेल ब्लॉक से जुड़ा है। ताइवान की नौसेना ने अपने नाविकों द्वारा चीनी युद्धपोत का सर्वेक्षण करते हुए फुटेज जारी किया है, जबकि चीन एक दिन पहले ताइवान द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास कर रहा था। चीन ने दक्षिण अफ्रीका के वीडियो प्लेटफॉर्म मल्टी चॉइस के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 22 अगस्त को जोहानिसबर्ग में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दक्षिण अफ्रीका के लोग उत्साहित हैं। कैलिफोर्निया में आया तूफान हिलरी मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप की ओर बढ़ गया है। यूएस की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि तूफान दक्षिणी कैलिफोर्निया की ओर बढ़ते हुए कमजोर होकर एक उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल जाएगा। तूफान हिलरी के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा के कुछ हिस्सों में भी 10 इंच तक की भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 25 चीनी वायुसेना के विमानों ने ताइवान जलडमरू मध्य की मध्य रेखा को पार कर लिया। ब्रिक्स देश मौसम संबंधी जानकारी के सटीक प्रावधान के साथ रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण को तेज कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय उपग्रह मौसम विज्ञान केंद्र ने ब्रिक्स के देशों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वादा किया है। इटली के संस्कृति मंत्रालय ने पोम्पेई के पास एक रोमन विला में 2000 साल पहले का एक छोटा सा शयन कक्ष खोजा है। इसका उपयोग दासों द्वारा किया जाता था, जो प्राचीन इतिहास में उनकी खराब हालत को बताता है। स्पेन के टेनेरिफ में आग फैलने से रवेलो के शहरी क्षेत्र को खाली करा लिया गया। केंद्रीय द्वीप पर जंगल की आग नियंत्रण से बाहर होने के कारण एहतियात के तौर पर 11 शहरों को खाली करा लिया गया है। अब तक 12,000 से अधिक लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। तुर्की के इस्तांबुल में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित 35वीं वार्षिक क्रॉस कॉन्टिनेंटल तैराकी प्रतियोगिता में हजारों तैराकों ने बोस्फोरस जलडमरू मध्य को पार किया। 77 अलग अलग देशों के लगभग 2600 एथलीटों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 6.5 किलोमीटर की तैराकी में बुरकुनाज नारिन ने 42 मिनट और 54 सेकंड में पूरा कर महिला जनरल डिवीजन में पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों के वर्ग में दोगुकन उलाक ने 41 मिनट और 22 सेकंड में वो विजेता बने। दक्षिण चीन के यांगजियांग शहर में एक हार्डवेयर उपकरण निर्माता ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में रोबोट पेश किए हैं। चाकू बनाने के लिए वाटर मिलिंग, ब्लेड खोलने और पैकिंग की 3 स्वचालित उत्पादन लाइनों पर 40 से अधिक रोबोट काम कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने नाइजर में शांति की अपील की है। पिछले महीने तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हटाने के बाद से स्थिति तनाव में है। पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास के प्रतिनिधियों ने नाइजर में राजनयिक प्रयासों के तहत बजौम से मुलाकात की और राजधानी नियामी में जुंटा नेता जनरल अब्दुल रहमान तियानी के साथ बातचीत की। रूस के एक रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में 5 लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय गवर्नर रोमा स्टारोवोइट ने टेलीग्राम चैनल पर तस्वीरें पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। स्पेन ने जीता महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को 1-0 से हराया। स्पेन की ओर से कप्तान ओल्गा कैरमोना ने गोल किया। स्पेन ने पहली बार जीता महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब। पूरे मैच के दौरान टीम ने बनाए रखा अपना दबदबा। स्वीडन ने महिला फुटबॉल विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया। शनिवार को ब्रिस्बेन में खेले गए तीसरे स्थान के मैच में स्वीडन ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के बाद स्वीडन टीम ने महिला विश्व कप में चौथी बार कांस्य पदक हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप में चौथे स्थान पर रही, जो उनका इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी की टीम इंटर मायामी ने लीग्स कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंटर मायामी ने नेशविल क्लब को पेनल्टी शूटआउट में हराया। डिफेंडिंग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग के मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया।
लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के मुकाबले में बोर्नमाउथ को 3-1 से हरा दिया। टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बावजूद वापसी करते हुए जीत हासिल की। किलियन एम्बाप्पे ने पेरिस सेंट जर्मेन की टीम में वापसी करते हुए गोल करने में सफलता पाई। हालांकि लीग 1 के इस मुकाबले में टीम को टोलोज के खिलाफ ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहैम के 2 गोल की मदद से स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने अल्मेरिया को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने ला लीगा में अपनी शुरुआती मैच में जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला डबलिन में जारी। भारत ने आयरलैंड के सामने रखा जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पहलवानों के लिए आज दिल्ली में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय पहलवानों ने आगे भी शानदार प्रदर्शन करते रहने की बात दोहराई। लगातार दूसरी बार कुश्ती के अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली अंतिम पंघाल ने कहा, इस जीत से एशियन गेम्स के लिए हौसला हुआ है बुलंद। 76 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 की विश्व चैंपियन बनने वाली प्रिया मलिक अपने प्रदर्शन से संतुष्ट, कहा आगे भी इसी प्रदर्शन को रखना है बरकरार। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई हाफ मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखाई। मैराथन का 7वां संस्करण है ये। 20,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अजरबैजान के बाकू में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की मेहुली घोष ने कांस्य पदक जीता और पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। रजनीकांत की फिल्म जेलर ने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई कर ली है। रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई है। रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का देश के 7 विदेशों में भी डंका बज रहा है। गदर 2 ने शनिवार को 31.07 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 9 दिन में फिल्म की कुल कमाई 336.20 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म अब 400 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 भी 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म में अक्षय के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम मुख्य किरदार में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय की तारीफ की है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो शेयर कर उन्हें फुल मून बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिल्म गदर 2 बेहद पसंद आई है। हेमा मालिनी ने कहा है कि अनिल शर्मा के निर्देशन में सभी स्टार कास्ट ने अपना बेस्ट दिया है। ऐसा लग रहा है मानो 70 और 80 का दौर लौट आया है। राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लों की आने वाली फिल्म दोनों 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा डेब्यू कर रही है। सनी देओल के बैंक के 56 करोड़ रुपए लोन नहीं चुकाने पर उनकी जुहू स्थित सनी विला की नीलामी होगी। नीलामी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस जारी किया है। छोरी जनहित में जारी छत्रपति जैसी विमेन सेंट्रिक फिल्में करने के बाद नुसरत भरूचा फिल्म अकेली में लीड रोल में नजर आएंगी। इस साल पहले ही नुसरत की 3 फिल्में सेल्फी, तू झूठी, मैं मक्कार, छत्रपति रिलीज हो चुकी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों